हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगस। दोस्तों, राधा कृष्ण दमानी ये नाम ऐसा है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में हैं, उनको पता होगा कि ये किस तरीके के इन्वेस्टर, इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक है। इन्होंने जब बिजनेस की तरफ देखा, बिजनेस को चलाने की कोशिश की, तो देखिए तब डीमार्ट जैसी कंपनी बनी जो 40% CAGR से लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट लगाती है और एक छोटे से टाइम में काफ़ी ज़्यादा कुछ उस कंपनी ने अचीव कर लिया है। सेम चीज़ है दमानी जी के साथ भी। इनको पिछले कुछ दिनों के अंदर देखें तो काफ़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया। आप लोगों को शायद पता भी होगा कि अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है उसमें काफ़ी बड़ी बाइंग इन्होंने की है काफ़ी सारे स्टॉक में, चाहे वो इंडिया सीमेंट हो, चाहे DLF हो, और भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसके अंदर इन्होंने अभी बाइंग की है। अब एक ऐसे स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें कि इनकी जो स्टेक है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बड़े लेवल पे है और अपनी फैमिली के साथ मिलकर ये करीब 20% के आसपास स्टेक लेते हैं। देखिए, ये जो इंडियन लॉज हैं वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी कंपनी का, किसी भी लिस्टेड कंपनी का 25% से ज़्यादा स्टेक लेने की कोशिश करते हैं, 25% के लेवल को टच करते हैं, 25% के लेवल को टच करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है कि आपको पब्लिक ऑफर देके पब्लिक के शेयर्स बाय करने के लिए भी एक ऑफर देना पड़ेगा, जो कि उस प्राइस पे होगा जो कि आपको सेबी डिसाइड करके बताएगी। तो ये सारी चीज़ें देख के इन्होंने जो अपनी होल्डिंग है, जो इस कंपनी के अंदर इनका जो स्टेक है वो 20% के आसपास आज की डेट में मेंटेन किया हुआ है। उससे ऊपर भी नहीं जा रहे हैं, नीचे भी नहीं जा रहे हैं। पिछले 2 क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक बाइंग इन्होंने इस कंपनी के अंदर की है और अभी इनका जो स्टेक है 20% है। अब ये जो कंपनी है, क्या ये कंपनी ऐसी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इनको अच्छा रिटर्न देगा या नहीं देगा? अगर इनके खुद के बाइंग के लेवल से मैं देखूं तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट में तो काफ़ी रिटर्न आ चुकी है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि सब लोगों को पता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो ये इस स्टॉक के अंदर कितने टाइम तक बने रहेंगे और किस तरीके का ये स्टॉक है, क्या इनको इस स्टॉक से एग्जिट करना पड़ेगा इस स्टॉक की हालत देख के, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्यूचर में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में, अलग अलग स्टॉक के बारे में मिलती रहेगी। अब देखिए, हम जानते हैं कि ये जो कंपनी है इसी के अंदर इन्होंने बाइंग क्यों की है, इसी के अंदर इन्होंने स्टेक क्यों बढ़ाई है, वो चीज़ें आपको पता चलती हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर से। ये कंपनी का नाम है इंडिया सीमेंट्स। इंडिया सीमेंट्स में अगर आप देखें तो आज की डेट में जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है वो करीब बनती है 28%, 28% के आसपास प्रमोटर की शेयर होल्डिंग बनती है। और उसके अलावा 50% से ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 50% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो पब्लिक की है। यही एक रीज़न है। देखिए, जब पब्लिक शेयर होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो और कंपनी ठीक ठाक हो तो वहाँ पे टेक ओवर का रिस्क बन जाता है। मतलब दूसरा कोई भी इन्वेस्टर आके आपकी कंपनी को बाय करने की कोशिश करता है, आप उसको पसंद करें या ना करें, वो ऐसा हो सकता है कि वो आपका एक कंट्रोलिंग स्टेक यहाँ से लेके जाए और आपकी जो कंपनी है वो आपके हाथ से चली जाए। यहाँ पे 28% स्टेक है सिर्फ प्रमोटर्स का और 50% से ज़्यादा है पब्लिक का। इस पब्लिक में देखिए 20% जो स्टेक है वो सीधा सीधा दमानी फैमिली का आता है, बाकी का बचा हुआ जो है वो दूसरे लोगों का है। तो इसलिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक रिस्क बनता है इस कंपनी के लिए, जो है कि इस कंपनी का टेक ओवर हो सकता है, दमानी फैमिली इस कंपनी का टेक ओवर कर सकती है। अब जानते हैं प्रमोटर की क्या हालत है। देखिए, 28% शेयर्स तो इनके पास हैं, लेकिन इनकी हालत देखिए, स्टार्टिंग से ही मार्च 2018 से आप देखेंगे जितने इनके पास शेयर्स हैं वो पूरे के पूरे प्लेज्ड हैं। ज़्यादातर शेयर्स इनके पास प्लेज्ड हैं। अभी भी आप देखेंगे 28% के आसपास शेयर्स हैं और ज़्यादातर शेयर्स जो हैं वो प्लेज्ड हैं। मतलब इन्होंने शेयर्स के ऊपर लोन उठाया हुआ है और इसलिए शेयर्स को प्लेज करके रखा हुआ है। जबकि अगर 20% की शेयर होल्डिंग हम दमानी फैमिली की देखें, उस पर कोई प्लेज, किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो क्लीन शेयर होल्डिंग है। तो यहाँ पे एक बड़ा रिस्क बनता है प्रमोटर्स के लिए। हालांकि प्रमोटर्स ने अभी रिसेंटली बोला है कि ऐसी कुछ भी इंटीमेशन या कोई न्यूज उनके पास नहीं है कि दमानी फैमिली यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाह रही है। तो इसी वजह से उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग में कोई डायल्यूशन नहीं किया है। मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी जो शेयर होल्डिंग है वो अभी भी मेंटेन कर रहे हैं और आगे भी उनका मानना है कि वो अपनी शेयर होल्डिंग को बना के रखेंगे। देखिए, प्रमोटर्स के पास यहाँ पे पैसा नहीं है, क्योंकि प्लेज को देखते हुए लगता है प्रमोटर्स यहाँ पे किसी भी तरीके का कॉम्पिटिशन यहाँ पे दमानी फैमिली से नहीं कर सकते। अगर कल को यहाँ पे टेक ओवर अटेम्प्ट हुआ भी तो यहाँ पे प्रमोटर्स कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं इस कंपनी में जो DIIs हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और FIIs, उनकी किस तरीके की होल्डिंग है। देखिए, 22% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो DIIs की थी यहाँ पे मार्च 2018 में, जो कि गिर के हो गई 2.5%। अभी 2.5% की होल्डिंग है। सेम अगर आप देखेंगे 18% की होल्डिंग थी FII की मार्च 2018 में, जो गिर के हो गई 12.5%। मतलब काफ़ी शेयर्स यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं और इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने देखिए काफ़ी सारे शेयर्स इस कंपनी के पिछले 2 साल के अंदर बेचे हैं। वहीं पे जो दमानी फैमिली है उसने ये जो शेयर्स हैं ये एक्यूमुलेट किए हैं। देखिए, अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इस कंपनी में प्रॉब्लम क्या है।
ऐसी क्या वजह है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट एक खराब इन्वेस्टमेंट निकल सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें। शॉर्ट टर्म में तो ऑब्वियसली अभी पैसा बन ही रहा है, वो चाहे तो बेच के निकल भी सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या रहेगा? या तो एक ऑप्शन है कि वो इस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लें, लेकिन अगर नहीं खरीद पाते या फिर टेक ओवर नहीं कर पाते तो ये कंपनी किस तरीके की इन्वेस्टमेंट के लिए, वो एक बार जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे दमानी फैमिली की देखें तो 20% से ज़्यादा की होल्डिंग है। पिछले 6 महीने के अंदर उन्होंने 20% की यहाँ पे एक्विजिशन की है इस कंपनी के अंदर। अगर हम पहले से देखें, लंबे टाइम से ये लोग इन्वेस्टेड थे इस कंपनी में, लेकिन स्टेक बहुत छोटी थी। अभी यहाँ पे जो टोटल स्टेक बढ़ के हो गई है 20%। स्टॉक 80% भाग चुका है इस न्यूज़ के बाद कि दमानी फैमिली ने फ्रेश इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक के अंदर की है। इस न्यूज़ के आने के बाद देखिए ये स्टॉक में करीब 80% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 6 ब्रोकरेज हाउस जिसमें कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, मोतीलाल ओसवाल है, एमके ग्लोबल है, उनको लग रहा है कि ये स्टॉक में एक बड़ा डाउनफॉल आ सकता है और ये जो स्टॉक है ये नीचे गिर के 65 के लेवल पे जा सकता है। देखिए ये लेवल वही है जहां से ये स्टॉक भागना शुरू किया था और इन फंड हाउसेस का मानना है कि ये जो स्टॉक है ये वापस से उसी लेवल पे जा सकता है। ये जो इसमें बाउंस आया ये सस्टेनेबल नहीं है और ये स्टॉक नीचे गिर सकता है और काफ़ी नीचे जा सकता है। अब इसकी वजह जान लेते हैं कि ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं या ऐसे सोचने की वजह क्या है। देखिए Q4 के रिजल्ट आए हैं बेटा, अगर हम देखें Q4 में तो कहीं 59% डाउन हुआ है। ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आप पिछले कुछ टाइम की सिचुएशन देखें सीमेंट सेक्टर की तो देखिए जनवरी के अंदर, दिसंबर और जनवरी में जो सीमेंट प्राइस थे वो बढ़े थे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में, जहाँ पे इस कंपनी का अच्छा बिजनेस है। और सीमेंट प्राइस बढ़ने के बाद हमने देखा कि जो काफ़ी सारी कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा फोर्थ क्वार्टर दिया। मतलब सबसे अच्छा जो क्वार्टर था उनके पिछले कुछ टाइम का वो फोर्थ क्वार्टर रहा। ऐसे टाइम पे इस कंपनी का सबसे खराब, मतलब खराब कितना आप मानेंगे, कहीं 59% डिक्लाइन यहाँ पे देखने के लिए मिला इबिटा के अंदर। रियलाइजेशन डिक्लाइन हुए कहीं 3%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6%, ईयर ऑन ईयर बेसिस। वॉल्यूम में 21% की गिरावट। ऐसा लगा है कि इनका जो बिजनेस है, जो इनकी सेल्स है, जो टॉप लाइन है वही पूरी हिट हो गई है। अगर टॉप लाइन हिट हो जाती है तो ये पता चलता है कि या तो डिमांड में कुछ प्रॉब्लम है या आपके कंपनी को मैनेज करने के तरीके में कुछ प्रॉब्लम है। देखिए सीमेंट की डिमांड हमने बढ़ते हुए देखी और सारी कंपनीज ने उससे बेनिफिट कमाया, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम से इसकी 21% डाउन हो गई। ये बहुत ही बड़ा एक कंसर्न यहाँ पे देखा जा सकता है। EBITDA देखेंगे 42%, 42% डाउन है YoY बेसिस पे और करीब 24 क्वार्टर के, मतलब 24 क्वार्टर के लो पे है। 24 क्वार्टर आप मान सकते हैं 6 साल के लो पे EBITDA यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेटेड नेट डेट देखेंगे इस कंपनी का काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 2.4 बिलियन सिर्फ एक साल में बढ़ा है YoY बेसिस पे देखेंगे तो। और 36.3 बिलियन, मतलब कई 3,500 करोड़ से ज्यादा का इस कंपनी के ऊपर डेट है। और प्रॉफिटेबिलिटी देखिए बहुत ही कम, मतलब अभी ऐसा माना जा सकता है कि ये जो डेट है इस बिजनेस से तो ये डेट नहीं चुकाया जा सकता। इस डेट को चुकाने का एक ही तरीका, कोई इन्वेस्टर बाहर से आए और इस कंपनी का डेट खत्म करके इस कंपनी को पटरी पे लाने का काम करे। अगर इस कंपनी का ये जो डेट है ये खत्म नहीं होता है तो ये डेट मतलब बढ़ता जाएगा और ये डेट इतना हो जाएगा कि ये कंपनी आगे पे भी नहीं कर पाएगी, इसके लिए इंटरेस्ट भी इसका पे नहीं कर पाएगी। अगर मैं सिर्फ इस साल की बात करूं फाइनेंशियल ईयर 21 की, देखिए 500 करोड़ रुपए ड्यू है सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर। जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर 500 करोड़ रुपए इसको बैंक को देना है और कुछ पैसा इसका इंटरेस्ट का भी होगा, तो मतलब 1,000 करोड़ के आसपास इस कंपनी का चला जाएगा डेट रिपेमेंट में। और इस कंपनी का अगर आप रेवेन्यू देखोगे, एक क्वार्टर का पूरा रेवेन्यू 1,000 करोड़ का है, तो मतलब इस कंपनी को ये डेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे रीपेमेंट नहीं हो पाएगी और जो डेट है वो भी बढ़ता दिखाई देगा। साथ ही कंपनी को पेनल्टी भी लगती दिखाई दे सकती है। कंपनी का काफी बड़ा मार्केट शेयर हुआ करता था, 15-16% का मार्केट शेयर था इसका एक साल पहले तक। अभी वहां से मार्केट शेयर लगातार इस कंपनी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और हर क्वार्टर में ये जो मार्केट शेयर है नीचे आता दिखाई दे रहा है। तो ये देख के लगता है कंपनी की हालत काफी खराब है। नियर फ्यूचर में भी कुछ अच्छा कंपनी के साथ नहीं होने वाला। एक ही सिचुएशन हो सकती है कि कोई इन्वेस्टर बाहर से आए या फिर इनको कोई ऐसा पैसा मिल जाए जो फ्री का पैसा मिल जाए और इस कंपनी का डेट चुका दे। और इस कंपनी की मैनेजमेंट को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये अपने बिजनेस की तरफ ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे तो देख के लग रहा है अगर वॉल्यूम अच्छे क्वार्टर के अंदर वॉल्यूम 20-22% डाउन हो जाती है, रियलाइजेशन आपकी 6% हिट हो जाती है, तो इसका मतलब कहीं सीरियस प्रॉब्लम है आपके बिजनेस के अंदर। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं पिछले कुछ टाइम के, पिछले कुछ क्वार्टर्स के। अगर आप मार्च 2020 की बात करें तो करीब 1,200 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू इस कंपनी ने लगाया। और अगर आप इसको कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, मतलब मार्च 2019 से, तो देखिए काफ़ी नीचे है, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने के लिए मिली है। मार्च 2019 में ये 1,600 करोड़ से ज़्यादा का था। इसी तरीके से इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है इस बार वो नेट प्रॉफिट से बदल कर लॉस में आ गया है। करीब 12 करोड़ के आसपास का लॉस इस कंपनी ने दिखाया है। बड़ी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे दिखाई देगी जो कि है इस कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो कि काफी गिर गए हैं। साथ ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर 200 करोड़ से गिर के और 70 करोड़ पे आ जाता है तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके बिजनेस में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपके मैनेजमेंट की कहीं कुछ गलती है,
जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साथ इतना गिर जाता है। देखिए पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखेंगे 150 करोड़ के आसपास हमेशा रहता था। इस बार एक बड़ा डाउनफॉल आया है, जबकि मैंने आपको बताया कि ये जो क्वार्टर है ये काफ़ी अच्छा गया था बाकी सीमेंट कंपनीज के लिए। तो इतना बड़ा डाउनफॉल आने का कोई मतलब नहीं था और कोई ऐसा एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिल रहा है कंपनी की बैलेंस शीट में, जो कि पता चले 1 टाइम या 2 टाइम कुछ ऐसा लॉस है, कुछ एक्सेप्शनल लॉस है जिसकी वजह से ये आया। ये देखिए ऑपरेशनल लॉस है इस कंपनी का, और ये जो लॉस है ये लंबे टाइम तक इस कंपनी को परेशान कर सकता है। यहाँ पे अगर आप इस कंपनी की इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे, देखिए इंटरेस्ट कॉस्ट इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो आप समझ लीजिए किस तरीके की परफॉर्मेंस इस कंपनी की रहनी चाहिए। अगर इंटरेस्ट कॉस्ट आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा आ जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का चलना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप लोन जो कंपनी के ऊपर जो डेट है कंपनी के ऊपर वो रीपे नहीं करते हैं। ईपीएस भी आप देखेंगे पिछले साल तक ये ईपीएस पॉजिटिव होता था, अब की डेट में ये काफ़ी नीचे चला गया, माइनस में ईपीएस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 125 के आसपास आज ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर हम देखें 200 से ऊपर चलता था ये 2017 में 220 के आसपास इस कंपनी ने हाई बनाया था, वहां से गिर के ये काफ़ी नीचे आ गया था, 60 रुपीज़ के आसपास आ गया था। यहाँ पे अगर आप 52 वीक लो देखेंगे इस कंपनी का 67, और 52 वीक हाई देखेंगे जो इसने अभी रिसेंटली बनाया है वो है 140। तो मतलब अपने हाई के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, और उसके बाद ये नंबर्स आए हैं, नंबर्स आने के बाद ये थोड़ा नीचे आया है, स्टॉक 125 के आसपास आ गया है। और अभी भी इस स्टॉक के बारे में बात की जा रही है कि स्टॉक काफ़ी नीचे जा सकता है, मतलब यहाँ से भी करीब 50% ये स्टॉक टूट सकता है। देखिए ये जो लास्ट न्यूज़ आई थी जिसमें कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बताया था कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट उनके पास नहीं है जिसमें कि राधा कृष्ण दमानी यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक लेने की बात कर रहे हो इस कंपनी की। देखिए काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं राधा कृष्ण दमानी जो कि इस कंपनी के अंदर एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक्विजिशन नहीं होता है इस कंपनी का तो आप बिल्कुल भी कोशिश भी मत कीजिएगा इस स्टॉक के अंदर एंटर करने का। काफ़ी रिस्की हो सकता है इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो अच्छा लगा हो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।